हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस बार स्टूडेंट्स आप लोगों ने बहुत ही अधिक वेट किया BHIC 134 के लिए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात सुनो, कहते हैं ना कि जो सब्र करते हैं ना उनका फल मीठा होता है, तो ये वही बात है स्टूडेंट्स। बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने सब्र किया और उसका फल भी मिलेगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैंने टाइम इसलिए लगा क्योंकि मेहनत से मैंने वीडियोस मतलब इसके लिए कंटेंट बनाया, मेहनत से इनका टेक्स्ट दिया, मेहनत से इनको सोच सोच के लिखना पड़ा। समझ में आ गया, ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए। आसान शब्दों में मैंने ये PDF बनाया है, ठीक है। तो ये PDF भी आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही मेहनत किया है, तो आपका फर्ज बनता है कि एक चाय और एक बिस्किट का पैसा देने का, यानी कि ओनली 20 रुपया मैं मांग रहा हूँ इस PDF का। कंप्लीट PDF है, जितना क्वेश्चन मैंने आप लोग को दिया था उन सभी क्वेश्चन का आंसर मैंने इसमें लिया है। बहुत ही मेहनत लगा है बनाने में, अपने मन से अपना विचार से मैंने PDF को बनाया, ठीक है। अपने विचार से PDF को बनाया, अपने सोच से बनाया और आसान शब्दों में बनाया कि आप PDF पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम पास कर सकते हैं, ठीक है। PDF से ही एग्जाम कर सकते हैं पास। देखिए, आप सब देख सकते हैं 36 पेज का ये PDF है, ओके। और देखो स्टूडेंट्स, और एक बात, PDF को लेने से पहले, ठीक है, PDF को लेने से पहले मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि आप सबसे पहले ना वो करें जो आपको करना चाहिए, ठीक है। तो PDF लेना चाहते हैं, PDF ले लीजिए। इसका ओनली 20 रुपया में प्राइस ले रहा हूँ, और इसको लेने के लिए आप व्हाट्सएप में हाई करें, ओके। व्हाट्सएप में PDF मांग लें आप, PDF आपको मिल जाएगा ओनली 20 रुपया में। 20 रुपया का क्या वैल्यू है आजकल, आप सोच सकते हो। मेहनत का मैं मांग रहा हूँ क्योंकि बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ओके। अरे कहीं भी निकलते हो 10-20 रुपया ऐसे ही खत्म हो जाता है। 20 रुपया मैं बस मांग रहा हूँ, ओके फ्रेंड्स। बहुत ही मेहनत से बनाया, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। 36 पेज का ओनली 20 रुपीज में मैं दे रहा हूँ, ओके स्टूडेंट्स। चलो ये तो होगा ये। देखिए, मेरा एक ही सजेशन रहेगा, इन्हें आप ना वीडियो में पूरा वीडियो आप देखें, पूरा वीडियो को सही से समझें, क्योंकि मैं इसे समझाऊंगा। PDF तो दूंगा लेकिन इनको समझाऊंगा, इनको अच्छा से समझाऊंगा। जब तक आप अच्छा से नहीं समझेंगे ना, मजा नहीं आएगा। देखो 40 मिनट 50 मिनट जो भी लगे, 30 मिनट जो भी लगे, आप इसे सही से पहले समझ लें, है ना। एक बार वीडियो को अच्छा से समझ लें, उसके बाद आप PDF देखकर एग्जाम देने के लिए जाएं। बहुत ही अच्छा एग्जाम जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं और कोई टेंशन होगा ही नहीं। समझ में आ गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरा वीडियो को देखना है, पूरा वीडियो को समझना है। उसके बाद एक बार PDF पढ़ना है, PDF को, है ना, खुद से मोबाइल में ही PDF को पढ़ना है और एग्जाम देने के लिए जाना है, और एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। कितना सारा पेज है, देख सकते हो कितना सारा पेज है ना। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग चलते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं समझना। स्टूडेंट्स, इस तरह से ये आपका कोड है ना, BHIC 134। और ये भारत का इतिहास है, और ये इतिहास 1707 से लेकर 1950 से शुरुआत हुआ। 1707 से शुरुआत हुआ 1950 तक का, ठीक है। तो ये हमारा इतना इतिहास है, यहाँ पे हम लोग सही से समझेंगे। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर लिया है, जो कि आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इतना सारा क्वेश्चन लिया है ना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अब तक जितना भी एग्जाम हुआ ना, सभी एग्जाम में मैंने जो क्वेश्चन करवाया है वहां से आया। समझा गया। तो आप लोग निश्चिंत रहें, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, एंड बात ये करते हैं। देखिए, कोई भी हिस्ट्री को ना समझना अगर चाहते हैं, तो आपको करना ये है कि हिस्ट्री में अपने आप को झोंक देना है। मतलब अपना माइंड को ना एक पल के लिए ऐसा करना, ऐसा सोचना है कि आपको उस जगह 1707 में पहुंच जाना। आपको अपना अपने आप को ना उस काल में लेके चले जाना है। 1707 में, 1707 में काल, वो काल में आपको अपने आप में प्रेजेंट रखना है, और एक एक कहानी को समझना है ना। इस कहानी, जो भी कहानी है ना, इसमें जो भी कहानी को समझाऊंगा उसको 1707 के अनुसार सही समझना है कि उस समय हम थे, है ना, हमारे सामने में ऐसा हो रहा था, वैसा हो रहा था। अपने आप को रिलेट करना, ठीक है, इमेजिन करना। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला प्रश्न आपका यही था, प्राच्यवादियों और उपयोगितावादियों के मुख्य विचारों पर चर्चा करिए। तो ये प्राच्यवाद क्या होता है भाई, उपयोगितावाद क्या होता है भाई, तो इनको मैं आसान शब्दों में लिखा है, ठीक है। चलिए, प्राच्यवादियों और उपयोगितावादियों के मुख्य विचार। तो पहले हम लोग प्राच्यवाद को समझते हैं। देखो, प्राच्यवाद एक ऐसी विचारधारा है जो ब्रिटिश शासन के द्वारा, किसके, ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत में पहली बार आया था, ठीक है। किसके द्वारा आया था, ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत में पहली बार आया था। यह विचार 18वीं शताब्दी के बाद ही ब्रिटिश सरकार द्वारा सर्वप्रथम आया था, है ना। 18वीं शताब्दी में यह विचार जो आया,
18वीं शताब्दी में ही आया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है। उसके बाद इन्होंने तर्क दिया था कि भारत को अपने स्वयं के रीति रिवाजों और कानूनों के अनुसार शासित किया जाना चाहिए। मतलब भारत में आकर भारत में मतलब कि अब मैं जो जैसा चाहूं ना, भारत के लोगों को वैसा करूं। ठीक है, वैसा करूं और उसको अपना रीति रिवाजों में ट्रांसफर करूं। ठीक है, ये करना चाहता था। और वह इसलिए ताकि भारतीय संस्कृति उनके रंग में ढल जाए, है ना। इसके इसके लिए उन्होंने नैतिकता, धार्मिक मामलों, नियम और कानून, चिकित्सा, गणित और अन्य विषयों पर भारत के सभी प्राचीन ग्रंथों का क्या किया? अध्ययन करना शुरू कर दिया। ओके, ताकि उनको अपने अनुसार ढलाना पड़े। ठीक है, उनको अपने अनुसार ढलाए, भारत के लोगों को ढलाए अपने अनुसार। ठीक है। विलियम जोन्स ने इन्हें अंग्रेजों के साथ मिलकर बंगाल की एक, देखो फिर इसने क्या किया, भारत में जो कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े क्लास चल रहे थे, है ना, उस समय की क्लास चल रहे थे। तो उस समय ना एक संस्थान में, जिस तरह होता है ना शिक्षा संस्थान, तो शिक्षा संस्थान में भी इनका पढ़ाई चालू हो गया था, ब्रिटिश का। ठीक है, ब्रिटेन लोगों का नहीं, ब्रिटिश का। ब्रिटिश कौन थे? अंग्रेज थे। ब्रिटिश कौन थे? अंग्रेज थे। इनका पढ़ाई चालू करवा दिया। तो सोसाइटी की स्थापना की 1781 में कोलकाता में एक मदरसा स्थापित किया। फिर 1781 में क्या किया? कोलकाता में एक मदरसा स्थापित किया, जहां क्या पढ़ाने लगा? जहां पढ़ाने लगा फारसी और अरबी सहित उनकी मूल भाषा में ही ब्रिटिश का नॉलेज, ठीक है, दे रहा था। ठीक है, उनके ही भाषा में ब्रिटिश का नॉलेज डाल दिया ताकि ये ब्रिटिश का पढ़ाई पढ़े। तो ये है आपका प्राच्यवाद। समझ में आ गया। अब अगला था टॉपिक इसी का, उपयोगितावाद क्या है। देखो स्टूडेंट्स, उपयोगितावाद समझे। उपयोगितावाद भी एक प्रकार की जेरेमी बेंथम द्वारा दिया गया, किसके द्वारा? जेरेमी बेंथम द्वारा दिया गया एक विचारधारा है। इनका मानना है कि सुख और दुख लोगों के कार्यों से जुड़े होते हैं। सुख और दुख क्या होते हैं? लोगों के कार्यों से जुड़े होते हैं। खुशी या आनंद, फिर या गलत, अगर यह दुख या दर्द पैदा करती है तो ना केवल कार्य करने वाले के लिए बल्कि इससे प्रभावित होने वाले सभी लोगों को लाभ होता है। ये कौन कह रहा है? जेरेमी बेंथम कह रहा है। उपयुक्तावाद से, है ना, ये सब ऐसा होता है। उपयुक्तावाद की बात करें तो यह इस प्रश्न का भी उत्तर देने का, है ना, प्रयास करता है कि एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अर्थात मैं इसे साफ बताऊं, मैंने अपने अनुसार लिखा है, ठीक है, ताकि आप पढ़ के समझ लें। मैं इसे साफ बताऊं तो यह इस बात की पुष्टि करती है कि एक व्यक्ति को ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे उसे खुशी हो, आनंद हो, और खुशी और आनंद क्या हो? अधिक से अधिक हो सके। समझ में आ गया? यही है उपयोगितावाद। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यही है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1857 के संग्राम के मुख्य कारणों का विवेचन कीजिए। अंग्रेजों ने किस प्रकार इसका दमन किया? तो 1897 में कौन सा संग्राम हुआ था, ये आपको इसके बारे में बताना है। और अंग्रेजों ने किस प्रकार इसका दमन किया? तो 1857 में अंग्रेजों का शासन चल रहा था। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं भी चर्चा करूं इसको। जो मैंने लिखा है आसानी शब्दों में लिखा है इसका आंसर। 1857 का संग्राम के मुख्य कारणों का बात करूं तो उस समय ऐसी घटना हुई अंग्रेजों द्वारा जो होना नहीं चाहिए था। उसने भारतवासियों का जीना मुश्किल कर दिया था। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कंपनी की नीतियों ने भारत की पारंपरिक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। भारत की जो इकोनॉमिक था, उन्होंने एक कंपनी का जो डाला था, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी वजह से भारत में जो अर्थशास्त्र था, वो अर्थशास्त्र पूरी तरह से नष्ट हो गया था। ठीक है, उनके वजह से बहुत ही नुकसान हुआ। जब भारत में अर्थशास्त्र नहीं रहेगा तो भारत का स्थिति कैसे सही होगा? जब भारत में कमाई नहीं रहेगा तो लोग कैसे जिएंगे, कैसे कमाएंगे, कैसे पालेंगे बाल बच्चे? ठीक है, ऐसा। उसके बाद हुआ ये कि इन नीतियों के कारण भारत के किसान, बहुत से किसान, कारीगर, श्रमिक और कलाकार कंगाल हो गए। क्या हो गए? कंगाल। कितना आसान शब्द में लिखे। इसी वजह से जमींदार और बड़े किसानों की भी स्थिति बदतर हो गई, यानी बुरा से बदतर हो गया, बद से बदतर। ठीक है। 1857 को विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम विश्व युद्ध के रूप में जाना जाता है। तो 1857 का जो विद्रोह था, है ना, वो भारतीयों के द्वारा, वो एक प्रथम युद्ध के रूप में, भारत में प्रथम युद्ध के रूप में जाना जाता है। उसी समय प्रथम युद्ध का शुरुआत हुआ था भारत में। ठीक है, चलिए
भारत का प्रथम युद्ध, वो ये नहीं कह रहा विश्व का, भारत का प्रथम युद्ध का शुरुआत हुआ था। समझ में आ गया? यह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी जो 10 मई 1857 को मेरठ शहर के में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के द्वारा विद्रोह के रूप में हुआ। ओके स्टूडेंट्स, जल्द ही जल्द भारत के अन्य भागों में भी फैल गया ये, ठीक है, ये युद्ध जल्द ही जल्द 1857 के बाद भारत के अलग अलग भागों में ये युद्ध फैल गया। ठीक है, उसके बाद फिर देखो क्या हुआ। अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए फिर सेना भेजी। अंग्रेज तो हार मानने वाले हैं नहीं क्योंकि वो पावरफुल थे, तो उसने सेना भेजी। और दमन कैसे किया, अब जो यहाँ से आगे जो बताया जा रहा है ना, कहाँ गया, फैल गया, यहाँ से जो बताया जा रहा है, यहाँ से देख लो, यहाँ से तो ये दमन के बारे में कि इन्होंने दमन कैसे किया, मतलब इसका साथ, मतलब कि इसको रोका कैसे, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेजी, बेहतर हथियारों का इस्तेमाल किया और परिवहन संचार के आधुनिक साधनों का भी इस्तेमाल किया। तो ये था 1857 का मुख्य कारण स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और देखो, इतना समझने के बाद भी ना आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम में पूरा पूरा लिख सकते हैं, क्योंकि समझना जरूरी है। अगर हिंट मिल जाता है ना, हम लिख सकते हैं, है कि नहीं? सो ये बात है। चलिए, और देखो कुछ कुछ मैंने बुक पीडीएफ में बहुत सारा डाला है, पीडीएफ में अलग से भी डाला है, ताकि और अच्छा से आप समझें। समझ में आ गया? तो पीडीएफ आप जरूर लें। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सिख राज्य के उदय पर चर्चा कीजिए। 15वीं शताब्दी के अंत में ही गुरु नानक जी द्वारा सिख धर्म की क्या हो गई थी, स्थापना हुई। तो कितना आसान शब्दों में मैंने लिखा। सिखों में 10 गुरु हुए, जिसमें सबसे पहला गुरु गुरु नानक थे। लेकिन प्रश्न के अनुसार जो कि हमको जो प्रश्न पूछा गया है, ये 18 मध्यकाल का, उत्तर मध्यकाल का ही प्रश्न है, 1800 के बाद का प्रश्न है, ठीक है। तो उसी अनुसार ही जवाब देना पड़ेगा, है ना। तो मध्यकाल का ही जवाब देना पड़ेगा। चलिए, लेकिन बात यह कि मध्यकाल का जो हमारा ये स्टार्टअप हुआ था, आप लोग देख सकते हैं कब हुआ था, 1760। लेकिन उन्हीं के बाद कहीं ये कहानी हमको बताना है, ठीक है। चलो, तो प्रश्न के अनुसार चर्चा करेंगे तो 10वें गुरु जो की चर्चा करेंगे हम लोग। प्रश्न के अनुसार किस कौन सी गुरु की चर्चा करेंगे? 10वें गुरु की। तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं। 10वें जो गुरु थे वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। उसके बाद जिसका जन्म जो कब हुआ था, 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था और इन्होंने आर्मी में दाखिला लिया और फिर योद्धा बनने के लिए सैन्य कौशल सीखा, है ना। योद्धा बनने के लिए कौन सा कौशल सीखा? सैन्य कौशल। तो गुरु नानक जबकि गुरु गोविंद सिंह के ही 10वें ये थे, ठीक है, गुरु थे। उसके बाद 10वें नंबर में आए थे गुरु नानक के बाद। तो गुरु गोविंद सिंह ने अन्याय और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए 1699 में, कब? 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। कौन सी? खालसा पंथ की। देखो, थोड़ा सा जब तक हम लोग थोड़ा पीछे नहीं जाएंगे तो मजा नहीं आएगा समझने में, डायरेक्ट समझ में आ गया। हालांकि 1708 के बाद की कहानी है, लेकिन हमको थोड़ा सा पहले को लेना चाहिए, इसीलिए मैंने पहले को लिया है यहाँ पे, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी जाती है 1708 में। अब देखो, यहाँ से है ना 1708 आया कि 1707 के बाद की कहानी है। 1708 किया है, 1708 में, है ना। और जब इनकी हत्या हो जाती है ना, इसके बाद उनका जो विश्वास पात्र एक सैनिक था जिसका नाम था बाबा बंदा सिंह बहादुर, ठीक है। तो सिख सेना नायक और खालसा आर्मी के कमांडर बने। उसके बाद जो न्यू कमांडर बने, न्यू आए उनके बाद सैनिक उनके ही सैनिक थे, विश्वास पात्र, विश्वास, है ना, के लायक सैनिक थे। उन्होंने ये सौंप दिया था कि मेरे मरने के बाद तुम्हें मेरा अधिकार लेना है और मैं जो रास्ता पे चल रहा हूँ उसी रास्ते पे तुम्हें चलना है और भारत की रक्षा करना है ना, गरीब की रक्षा करना है, अन्याय के खिलाफ आपको लड़ना है, ठीक है। ये उनके कमांडर को कह दिया था, मतलब कि दूसरे, है ना, जो उनके प्रमुख आर्मी थे। तो उन्होंने फिर क्या किया, सेना नायक और खालसा आर्मी के कमांडर बने। और उन्होंने क्या किया फिर उसके बाद, सिंह बहादुर से अपनी सैनिकों की मदद से सर हिंद, है ना, सैनिकों की मदद से क्या किया, सर हिंद, अमृतसर और लाहौर को जीत लिया अपने सैनिकों की मदद से। उसके उन जगह देखो, उसके जीतने के बाद ना बहुत ही बुरा बुरा हुआ उसके साथ। इनको ना उसी समय एक मुगल साम्राज्य क्या हो रहे थे, मुगल में एक शासन चल रहा था। तो मुगल साम्राज्य के जो राजा शासक थे, उन्हें ये बात सही नहीं लगा, उन्हें बुरा लगा, तो उनको ना बुरी तरह से हत्या कर दिया गया, ठीक है। टुकड़े टुकड़े में काट काट के पीस में मतलब काट काट के पीस बना दिया, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा, देखो
और हिंद, अमृतसर और लाहौर को जीत लेते हैं। उसके उन जगहों में सिख साम्राज्य का ही स्थापना कर देते हैं। भारत में उस समय के बाद सिखों के द्वारा पंजाब, लुधियाना, अंबाला, पटियाला आदि राज्य का उदय हुआ। उनके बाद सारा योगदान महाराजा रंजीत सिंह, है ना, उसके बाद जो काम हुआ था उनके बाद ये योगदान महाराजा रंजीत सिंह को जाता है। और इनका अगला जो कि चर्चा है वो आपका है कहाँ पे, पीडीएफ में। तो आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो वहां से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आसानी शब्दों में मैंने जब समझा दिया यहाँ पे, तो आगे आप पीडीएफ में अगर समझेंगे तो आसानी से आप समझ पाएंगे। सो स्टूडेंट, इतना मैंने आपको समझाया, अब आप थोड़ा सा पीडीएफ से समझ लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, पीडीएफ में मैंने जो दिया है आंसर वहां से समझ लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में उपनिवेशवाद के 3 चरण हुए थे और वे किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, ये बताना है। तो देखिए 3 चरण क्या हुए थे, 3 चरण को ही जान लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि उपनिवेशवाद क्या है। तो उपनिवेशवाद जब उपनिवेशवाद को ध्यान समझिए, जब कोई महाशक्तिशाली देश दूसरे कमजोर देश के प्राकृतिक संसाधनों, है ना, वाले जगहों पर बसता है। मतलब कोई दूसरे देश का आदमी हमारे देश में ऐसा जगह में बसता है, हमारा ही देश में नहीं, उस समय हमारा देश हाँ था कमजोर, हाँ था शक्तिशाली नहीं था, अभी लेकिन शक्तिशाली है। अभी किसी का हिम्मत नहीं होगा कि हमारे देश में आकर शासन करे, हमारे देश में आकर उपनिवेश करे, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो समझ में आया कि उस समय देश बहुत ही कमजोर हो चुका था, तो उस समय ही ब्रिटिश लोग आकर मतलब उपनिवेश कर लिया था। समझ में आ गया। तो यहाँ पे समझिए ध्यान से, जब कोई महाशक्तिशाली देश दूसरे कमजोर देश के प्राकृतिक संसाधनों को लेता है, अपने देश में रहता है, प्राकृतिक संसाधनों का यूज करता है ना, पर बसता है उसी संसाधन की जगह जहाँ प्राकृतिक संसाधन उनको मिले वहां पर बसता है, और जहां वो युद्ध लड़ सके, जहां लोगों को डरा सके, वैसे जगह में पहले बसता है वो, ठीक है। वहां का संसाधन का क्या करता है, प्रयोग करता है, व्यापार करता है, और वहां के लोगों को डरा के धमका के क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। और फिर उस समय उसी जगह का सारा लाभ अपने देश को भेजता है। जो भी उस जगह से लाभ होता है ना, वो देश को भेजता है अपना, ठीक है। ऐसे क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद। समझ में आ गया। उपनिवेश की बात क्या है, एक बार फिर से समझो। उपनिवेशवाद बस वह प्रक्रिया है जो कि कोई दूसरे गरीब देश, कमजोर देश में आकर अपना जगह स्थापित करता है रहने के लिए, और रहकर उसी जगह में, मतलब जिस जगह में रहता है उसी जगह के लोगों को लूट कर, वहां के पर्यावरण को प्रभावित कर, वहां के संसाधन को क्या कहते हैं, नष्ट कर अपने देश भेजता हो, ठीक है, यूज कर अपना देश भेजता हो, ताकि उनका देश आगे बढ़े। और उसके बाद भी इसका मन नहीं बढ़ता है तो क्या करता है, उस देश के जहां वो उपनिवेश करता है उस देश के लोगों को नुकसान पहुंचाता है और वहां शासन करने का इरादा बना लेता है। यही उपनिवेशवाद कहलाता है। हम सही तरीके से समझा रहे हैं, समझ में आ गया। चलो अब देखो आगे। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत जो थी 1757 में हो गई थी, जब मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता में एक व्यापारिक चौकी स्थापित करने की क्या कर दी थी, अनुमति दी थी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो नेक्स्ट है उपनिवेशवाद के 3 चरण। तो 3 चरण बताने के लिए कह रहा था ना। पहला चरण है उपनिवेशवाद के पहला चरण है वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण, जो 1757 से 1817 तक चला। दूसरा है औद्योगिक पूंजीवाद का चरण, जो कि 1817 से 1857 तक चला। तीसरा है आपका वित्तीय पूंजीवाद का चरण, जो कि 1858 से 1947 तक चला। और इनके बाद मैंने आपको पीडीएफ में दे दिया है, आप पीडीएफ में देखें। इनके बाद जो कि ये चरण चरण जो है, ये चरण चरण को अलग से एक्सप्लेन वहां पर हुआ है, उसे एक बार अच्छा से जरूर पढ़े, उसके बाद फिर एग्जाम देने के लिए जाए। सो इसीलिए मैंने पीडीएफ आपको लेने के लिए कहा था। चलो अब आगे देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्भव संबंधी विवादों पर चर्चा कीजिए। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। चलिए अब इसको पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आसान शब्दों में लिया। देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात हो रहा है, किसकी बात हो रही है, राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो यह बात तब की है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और यह उस समय 72 प्रतिनिधि 1885 में बॉम्बे में शामिल हुए थे। बॉम्बे के एक हॉल में मीटिंग के लिए शामिल हुए थे। अब ये हॉल क्या है मैं आपको बताऊंगा, कहाँ कौन सी जगह। इनमें से वहां सुरेंद्र नाथ थे बनर्जी थे, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर और रोमेश चंद्र दत्त भी क्या थे, वहां पे शामिल थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो कि स्थापना वो गोपाल दास तेजपाल को जाता है। ये जो स्थापना हुआ था, इनका जो श्रेय जाता है गोपाल दास तेज को जाता है। और ह्यूम ने महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला। ह्यूम जो थे वहां पे, ह्यूम महासचिव के रूप में कार्यभार को संभाला था। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले कांग्रेस का अध्यक्ष का अध्यक्षीय भाषण कांग्रेस के चरित्र, उद्देश्यों और कार्यक्षेत्र की ओर से स्पष्ट स्पष्ट केंद्रित था। उन्होंने कुछ निम्नलिखित उल्लेख किया। क्या उल्लेख किया? देश के लोगों के बीच मित्रता तथा आपसी मेल मिलाप को बढ़ावा देना। किसने ये किया था? राष्ट्रीय कांग्रेस, जो अपने आप को एक ये बनाया था, ठीक है, उस समय एक एक पार्टनर बना, एक लीडर बना, एक अलग जैसे कि पार्ट बनाया, है ना। कैसा पार्ट? जैसे कि बीजेपी है ना, जेडीयू है, बीजेपी है, आरजेडी है, ये सब उसी तरह का उस समय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक स्थापना हुआ था, एक पार्टी का स्थापना हुआ था। समझ में क्या? ये है। तो ये पार्टी देश के लिए सोचने वाला पार्टी था उस समय, जो कि ये जो यही देश में कांग्रेस का ही तो पार्टी था, वो कौन? महात्मा गांधी। समझ में क्या? कांग्रेस का ही तो समर्थन कर रहे थे। देश के लोगों के बीच मित्रता, आपसी मेल मिलाप को बढ़ावा देना, ठीक है, इनका जो उल्लेख किया। दूसरा, राष्ट्रीय एकता की भावना को संगठित करना, शिक्षित वर्गों द्वारा तत्कालिक मुद्दों पर व्यक्ति मतों को दर्ज करना और जनहित में उठाए जाने वाले कदमों को निर्धारण करना। ये उनके विचार थे, ठीक है, ये उल्लेख थे, ठीक है, ये उद्देश्य था उनका, ये एक उनका लक्ष्य था। क्वेश्चंस और भी इससे आगे अच्छे तरह से पढ़ना चाहते हैं तो वो आप पीडीएफ में है, आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सांप्रदायिकतावाद से आप क्या समझते हैं? इसके उद्भव और विकास पर चर्चा कीजिए। तो सांप्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत कोई भी समाज भिन्न भिन्न हितों से युक्त विभिन्न धार्मिक समुदायों में विभाजित होता है। समझ में आ गया? तो फिर से समझो, सांप्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत कोई भी समाज भिन्न भिन्न हितों से युक्त विभिन्न धार्मिक समुदायों में विभाजित होता है। समझ में आ गया? तो ये बात है। तो देखो इसका भी आंसर मैंने आपको पीडीएफ में दिया, तो पीडीएफ को जरूर विजिट करें स्टूडेंट्स, जरूर। क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने के पीछे क्या उद्देश्य थे? किसानों की स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? ये आपको बताना था। चलिए यह वही अस्थायी बंदोबस्त है जिसे बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। ये वही अस्थायी बंदोबस्त है जिसे बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। समझ में आ गया? बात यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच भूमि से उगाई जाने वाली राजस्व को तय करने का एक समझौता था। क्या? अस्थायी बंदोबस्त। समझा गया? एक समझौता था जिसका पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में कृषि विधियों और उत्पादकता और भारतीय ग्रामीण इलाकों की राजनीतिक वास्तविकताओं दोनों पर ही दूरगामी परिणाम थे। अगर ऐसा करेंगे, मतलब ये इनका ऐसा विचार था कि ब्रिटिश लोगों का, तो उनका ये सोचना था, इनका ये कहना था कि अगर ऐसा करेंगे तो छोटे किसान और भूमि के स्वामी दोनों को परेशान करेंगे और इनको परेशान करके ब्रिटिश साम्राज्य को और भी अधिक बढ़ावा देंगे। तो ये इनका विचार था ब्रिटिश लोगों का, क्योंकि बंगाल और बंगाल में सबसे पहले देखो, बंगाल के साइड में बसे थे वो लोग, ठीक है, उपनिवेश के थे, और सबसे पहले इंडिया की जो इंडिया की कंपनी की जो शुरुआत की थी वो बंगाल में ही किया था। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। देखो अब इसके बाद भी मैंने इसका और भी जिक्र किया है और भी खोल के बताया है, ठीक है, तो ये आपको पीडीएफ मिलेगा और आपके बुक से ही कुछ पार्ट्स मैंने अपलोड किया वहां पे, ठीक है, सेलेक्ट किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ देखो, यहाँ इतना बताएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको एग्जाम का तैयारी फास्ट करना है। और देखो वैसे समझने के लिए मैंने यहाँ छोटा छोटा पॉइंट दे दिया, हिंट दे दिया आप लोगों को, ठीक है। तो ब्रिटिश की बंगाल विजय की प्रक्रिया का चर्चा करें। अंग्रेजों को बंगाल के साथ निरंतर संबंध 1630 के दशक में ही शुरू हो गया था। अंग्रेजों के साथ जो ये संबंध हुआ था, तो बंगाल का यानी अंग्रेज कौन थे? ब्रिटिश लोग थे। अंग्रेज कौन थे? ब्रिटिश लोग थे, ध्यान में रखना। तो ब्रिटिश लोगों का कि 1630 के दशक में ही इनका संबंध हो गया था, दोस्ती हो गया था, ठीक है ना। दोस्ती तो होगा ही नहीं, होगा ही, क्योंकि दोस्ती करके ही तो भारत को लूटना था ब्रिटिश लोगों को।
दोस्ती नहीं करते तो भारत को लोग, हम लोग तो विश्वास करने वाले देश हैं, ठीक है, हम लोग दूसरे देश पर विश्वास करते हैं, लेकिन दूसरा दोस्त गद्दारी कर लेता है, उसने गद्दारी कर लिया था ब्रिटिश लोग ने। तो 17वीं शताब्दी से ही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया गया था, क्योंकि हम लोग ये नहीं सोच रहे थे, हम लोग ये सोच रहे थे कि भाई कार्य करेंगे तो उससे हम लोग का क्या होगा, फायदा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बदले कंपनी क्या करते थे, बंगाल को 3000 वार्षिक दर से रुपया देते, ओनली 3000 रुपया दे रहे थे, और ये 3000 रुपया उस समय का पौंड कहलाता था। अब क्या पौंड देखो, 3000 रुपया का मतलब उस समय का 350 पाउंड, 3000 रुपया क्या होता था, 350 पाउंड, ओनली 350 पाउंड ही देता था। लेकिन इस पाउंड के बदले उनको कितना फायदा होता, देखो जिस समय 350 पाउंड बंगाल को देती थी ना सरकार, कंपनी है ना ब्रिटिश इंडिया की, तो उस समय इस कंपनी का जो निर्यात होता था, मतलब कमाई होता था, दूसरे देश जो भेजा जाता था अपने देश, ब्रिटिश लोग अपने देश जो निर्यात करते थे, तो 50,000 पाउंड के मूल्य के से भी अधिक करते थे। सोचो, ओनली 350 पाउंड इंडिया में देते थे, अब 50,000 पाउंड कहां भेजते थे, ब्रिटिश भेजते थे। ये कितनी बड़ी बात है, सोचो, सोचने वाली बात है। कैसे नहीं कंगाल होगा अपना इंडिया। उसके बाद इंडिया के लोगों ने दिमाग लगाया, ठीक है, फिर भी देखो उसके बाद भी बहुत दिनों तक इन्होंने शासन किया। सोचो, इससे बंगाल के प्रांतीय सूबेदार खुश नहीं थे। प्रांतीय सूबेदार क्या होते हैं, क्षेत्र के जो मुख्य अधिकारी होते हैं, समझ में आ गया, वो होते प्रांतीय सूबेदार। क्योंकि इससे उनके राजस्व को भारी नुकसान होता था, भारी नुकसान होता था, और अंग्रेजों ने अपनी ओर से बहुत से साधनों के द्वारा व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। इसलिए बंगाल में 18वीं सदी के मध्य से ही अंग्रेजी के व्यापारिक हितों और बंगाल के प्रांतीय सरकार के बीच झगड़ा पैदा हो गया। समझ में आ गया। उसके बाद देखो क्या हुआ। उसके बाद 1757 से 1765 तक बंगाल का इतिहास नवाब से अंग्रेजों को राजनीतिक सत्ता के क्रमिक हस्तांतरण का इतिहास है। इस संक्षिप्त 8 वर्ष के दौरान बंगाल के ऊपर 3 नवाबों सिराजुद्दौला, मीर जफर और कासिम ने शासन किया। ठीक है, तो मीर जफर और कासिम ने शासन किया, परंतु वे नवाब की प्रभुसत्ता को कायम रखने के लिए असफल रहे और अंततः शासन को नियंत्रण अंग्रेजों के हाथ में चले गया। तो ये बंगाल में जिन्होंने भी प्रयास किया, भारत के जितने भी लोगों ने प्रयास किया, ये प्रयास असफल रहा और ये जो शासन ब्रिटिश के पास चले गया। तो इससे और भी आगे पढ़ना है तो आप पीडीएफ ज्वाइन करें। ठीक है, पीडीएफ को ले लें आप, ओनली 20 रुपीज में ले रहा हूँ, ले लें। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर राज्य के विकास और सुदृढ़ीकरण पर एक नोट लिखिए। चलिए, मैसूर राज्य की स्थापना 1612 में ही हो गया था ओडियार नामक राजा के द्वारा। कब हुआ था मैसूर राज्य की स्थापना? 1612 में हुआ था, और ओडियार नामक जो राजा थे उन्होंने ये क्या क्या था, स्थापना किया था। उसके बाद उसी राज्य में आगे चलकर 2 प्रमुख शासक हुए जिसका नाम हैदर अली और टीपू था। उसके बाद की बात है, इन्होंने अंग्रेज के विरुद्ध, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अंग्रेज के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखा और हैदर अली और टीपू दक्षिण भारत का पहला शासक बना जिसे अंग्रेजों को पराजित करने में सफलता मिली। और इसे मैंने और भी आगे एक्सप्लेन किया है और भी आगे दिया है, वो पीडीएफ में आपको मिलेगा। चले, क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय चेतना के विकास में साहित्य की भूमिका का परीक्षण कीजिए। यहाँ पर देखिए, 19वीं शताब्दी में ही जन आधारित लोकप्रिय आंदोलनों और विद्रोह के अतिरिक्त शिक्षित भारतीय मध्यम वर्ग में एक नवीन चेतना का विकास हो रहा था। क्या हो रहा था? नवीन चेतना का विकास हो रहा था। और मध्यम वर्ग के जो जागृत इस देश चेतना ने, जो मध्यम वर्ग के लोग थे उनसे जागृत इस चेतना ने ही लोकप्रिय संतोष को एक निश्चित दिशा प्रदान की और राष्ट्रीय चेतना के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक बना। शिक्षित मध्यम वर्ग ने भारतीय समाज और एक आलोचनात्मक दृष्टि डाली और इस जागरूक वर्ग ने उसमें सुधार करने के लिए अत्यधिक प्रयास किया।
तो ये पेज नंबर 114 में इसका अगला जो कि एक्सप्लेन किया गया है और जिसे मैंने पीडीएफ में भी दिया है, तो आप उसे जरूर देखें। स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है 11 नंबर का। तो इसको भी अपने शब्दों में लिखा है। यह बात है तब की जब हमारे पूर्वजों के सामने कई सामाजिक प्रथाएं थी, ठीक है, कई सामाजिक हमारे भारत के हमारे भारतवासियों के पास कई प्रथाएं थी, है ना, जो धर्म के नाम पर अपनाई जाती थी, लेकिन यह मानवीय मूल्यों और भावनाओं के अनुरूप नहीं थी। हमारे मतलब कि मानव के हित में नहीं था, मानव के भावना के हित में नहीं था, इनके मूल्यों के हित में नहीं था। तो इनके भावना के साथ एक खेल था, है ना, दुरुपयोग था। यह आंदोलन देश में प्रचलित सभी प्रकार की अमानवीय प्रथाओं और अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ने के लिए लाया गया था, ठीक है, खिलाफ लड़ने के लिए लाया गया था। इसने भारतीय आबादी के हर समुदाय को, भारतीय आबादी के हर समुदाय को क्या किया, हर समुदाय को जातीय व्यवस्था, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, पर्दों प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, सामाजिक असमानताओं और निरक्षरता से मुक्त होने के लिए प्रेरित किया। स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार के आंदोलन, समझ में आ गया। और इसी वजह से आंदोलन किया था। आंदोलन क्यों होता है भाई? जब हमारा हक हमें नहीं मिलता तभी आंदोलन होता है, समझ में आ गया। तो इसे और भी अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है, आप पीडीएफ जरूर देखें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। उत्तर औपनिवेशिक राज्य व्यवस्था को किस प्रकार औपनिवेशिक और राष्ट्रवादी विरासत ने प्रभावित किया, है ना, और इसमें चर्चा कीजिए। थोड़ा सा मैं इनको इसमें जिक्र करूंगा, आप लोगों को हिंट दूं कि भारत में 15 अगस्त 1947 के बाद जो राज्य उभर कर आया, उसके मूल्यभूत नियामक और संस्थागत ढांचे का आधार लोक संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, जनतंत्र और संसदीय प्रणाली जैसे प्रमुख विचारों ने प्रदान किया, जिनकी वकालत राष्ट्रवादियों द्वारा संवैधानिकता के बाद की गई। मतलब कि ये तब की बात है जब देश आजाद हो गया था। देश आजाद होने के बाद उसके बाद जो व्यवस्था बना था राज्य, देश में राज्य व्यवस्था बना था, उन्हीं का ये जिक्र किया जा रहा है यहाँ पे। तो इनको देखो, मैं इस वीडियो बड़ा होने की वजह से मैंने आप लोगों के लिए इतना अच्छा प्रोवाइड किया, इसे पीडीएफ में मैंने मिला दिया है। तो इसके बाद जो आप देखेंगे पीडीएफ जाके ज्वाइन कीजिए, या अगर नहीं पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ नहीं देखना है, फिर भी आप 164 नंबर पेज को विजिट करें, ठीक है, 164 नंबर पेज को विजिट करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैदराबाद और मैसूर को स्वतंत्र राज्य के रूप में उद्भव पर चर्चा कीजिए। तो ये आपको पीडीएफ में मैंने दिया है, ठीक है, तो वहां से आप चर्चा करें। वैसे भी मैसूर के बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, ये मैसूर के बारे में चर्चा हो चुका था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। वही बात है, मैसूर का ही एक बात है हैदराबाद, तो मैसूर और हैदराबाद दोनों का चर्चा मैंने अभी जस्ट पहले कर चुका है, ठीक है। तो ये इसका हो गया है, लेकिन फिर भी आप पीडीएफ में देखें। 18वीं सदी की बहस पर चर्चा कीजिए। क्या बहस हुआ था भाई? 14 नंबर क्वेश्चन है। 8वीं सदी की बात करें तो उसकी शुरुआत 1 जनवरी 1701 को हुआ था और ये 31 दिसंबर 1800 तक चला, ठीक है, रहा। इस सदी के दौरान ज्ञानोदय की सोच के तत्व अटलांटिक क्रांतियों में परिणत हुए। क्रांतियों ने राजशाही और कुलीन सत्ता संरचनाओं की वैधता को चुनौती देना शुरू कर दिया। ओके, 18वीं शताब्दी में तीव्रता से इतने महत्वपूर्ण परिवर्तन आए कि स्वाभाविक है कि लगभग हर विषय पर विभिन्न व्याख्याएं हैं जो एक दूसरे से भिन्न हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो यह बहस इस शताब्दी को दो भागों में बांटे जाने से शुरू होता है और यह बहस 18वीं शताब्दी के ऐतिहासिक बहस के लिए गहरा रूप ले लेते हैं, जिसमें मुगल साम्राज्य के पतन और क्षेत्रीय राज्यों का उदय और उत्तरी भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार की शुरुआत और स्थानीय समाज और उनकी अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को देखा गया। तो इसको और भी अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है, आपके ही बुक में एक्सप्लेन हुआ है और ये पीडीएफ में देख लें। क्वेश्चन नेक्स्ट।
अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 17, रोलेक्ट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद देखो, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 16 आपको मैंने पीडीएफ में दे दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो वहां से आप देख लें। उसके बाद अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 का आंसर देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो कि है रोलेट एक्ट है। रोलेट एक्ट क्या है भाई? रोलेट एक्ट एक प्रकार का काला कानून है। क्या है? काला कानून। तो रोलेट एक्ट एक ऐसा काला कानून है जो 19 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार के द्वारा, उनके शासन के द्वारा उभरा। ठीक है, यह भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्माण हुआ था, इसका निर्मित हुआ था। ठीक है, यह कानून सिडनी रोलेट की आवश्यकता वाली सेडियन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। रोलेट एक्ट का सरकारी नाम अराजक और क्रांतिकारियों अपराध नियम, जो सरकारी नाम था रोलेट एक्ट का, रोलेट एक्ट का जो सरकारी नाम है, ध्यान से रखो, ध्यान सुनो, रोलेट एक्ट का जो सरकारी नाम है वो है अराजक और क्रांतिकारी अपराध नियम 1919, ये है। ओके स्टूडेंट्स, इस कानून को यानी रोलेट एक्ट कानून को बिना भारत की इच्छा से बनाने का यह कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड की विजय हो गई थी, है ना, विजय हो गई थी, और उसके पास तो शक्ति बहुत ही ज्यादा हो गया था। अब उसके पास जो शक्ति हुआ था, इसी शक्ति के जरिए से वो पूरे भारत में शासन करने का विचार किया, पूरे भारत में शासन करने का इरादा बना लिया, और इसके बाद ही भारत पर ये कानून अपनाया। ठीक है, फिर देखो क्या हुआ, फिर भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद, मतलब भारत में ऐसे बिना बिना किसी गलतियों का बिना भारत के लोगों को मुकदमा चला देता था, और क्या कहते हैं, बिना मुकदमा चलाए भी ना उनको जेल कर देता था। ठीक है, उनको थाने भेज देता था, मारपीट करता था, है ना, मारपीट करके जबरदस्ती उसको थाने भेज देता था। ये रोलेट एक्ट कानून बना था, समझ में गया। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम भी नहीं पूछा जाता था, उनका भी अधिकार क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। मानी अगर कोई जैसे कि आपको फंसाया है तो उनका नाम बताओगे ना भाई, उनका सबूत सब मिटा दे डायरेक्ट। भारत के लोगों को ऐसे ही करता था, डायरेक्ट थाने में। ठीक है, मारपीट करना, थाने भेजना, ऐसे ही करना काम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर। स्टूडेंट्स देखो 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। लखनऊ संधि के बारे में क्वेश्चन है आपका। लखनऊ संधि, है ना, इस टॉपिक पर अगर वीडियो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन है तो आप ऐसे लिखेंगे। लखनऊ संधि जो कि दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा, दो पार्टियों द्वारा हुआ था, है ना। पहला पार्टी क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दूसरा पार्टी था अखिल भारतीय, है ना, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, दो पार्टी था, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दो पार्टी था। इनके द्वारा समझौता हुआ था, एक संधि हुआ था, जो 29 दिसंबर 1916 को लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 31 दिसंबर 1916 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा क्या किया था? पारित किया गया था। किस लीग द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा क्या किया था? पारित किया गया था। इसी समय में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नेता उभरा, है ना, इनका उदय हुआ, जिसका नाम जिन्ना था, और उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते हुए मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ का संधि करवाया। लखनऊ की बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी और अनुदारवादी गुटों का फिर से मेल हुआ। इस समझौते में भारत सरकार के ढांचे और हिंदू तथा मुसलमान समुदाय के बीच संबंधों के बारे में प्रावधान था। मोहम्मद अली जिन्ना, इनका पूरा नाम, जिन्ना का पूरा नाम क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना, और बाल गंगाधर तिलक इस संधि के प्रमुख निर्माता थे। इस संधि, है ना, यह संधि पूरा देश कभी नहीं भूलेगा। ये जो संधि हुआ था इसे पूरा देश, क्योंकि भारत के हित में ही हुआ था, कभी नहीं भूलेगा, और इसे केसरी अखबार के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, एंड आगे देखो, जाना जाएगा, जाना जाता है, याद रखेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उपयोगिता बात। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, फर्स्ट प्रश्न नंबर 1 में ही ये क्वेश्चन हो चुका है, समझ में आ गया। सो इसमें आगे नहीं लूंगा। और लास्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन को भी करवा दिया गया है। फ्रेंड्स बात करें कि पीडीएफ में, तो पीडीएफ में मैंने सारा क्वेश्चन लिया, देख सकते हैं, देखते हो, सारा क्वेश्चन है इसमें। सभी क्वेश्चन को अलग अलग से लिया है ताकि आप लोग और भी अच्छा समझें। तो पीडीएफ लेने का बहुत ही फायदा है आप लोगों को, पीडीएफ लेना चाहिए, पीडीएफ लीजिए, और ओनली 20 रुपीज में मैं दे रहा हूँ। ओके, आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा पीडीएफ बनाया मैंने।
देख सकते हो। आप लोग जल्दी से पीडीएफ ले लीजिए। हर क्वेश्चन को लिया है हमने। लास्ट जो प्रश्न था 20 नंबर का आपका यही है, मुगल साम्राज्य का पतन। तो इनके बारे में ही क्वेश्चन था, तो आप यहाँ से आप देख लें, पढ़ लें। मुगल साम्राज्य का पतन, मुगल साम्राज्य की अवनति के बारे में यहाँ पे बहुत सारा अच्छा से लिखा हुआ है। आप लोग पढ़ें, इसे सही से समझें। ठीक है, पढ़ लें। यहाँ तक था, तो आप लोग पढ़ रहे मुगल साम्राज्य का पतन। ठीक है, तो ये पीडीएफ को लेने के लिए स्टूडेंट्स मैंने मेरे अबाग में जाएंगे या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, वैसे भी यूट्यूब में है व्हाट्सएप का, फिर भी आप चाहते हैं तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर में व्हाट्सएप करेंगे आप। ठीक है, तो नंबर लिख लीजिए 7870000594। पीडीएफ लेने के लिए आप इस व्हाट्सएप में मैसेज करें। थैंक यू। तो एग्जाम दीजिए अच्छा से, बेस्ट ऑफ लक। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट करेंगे कौन सा टॉपिक चाहिए। चलते प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से खोजो।